वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुट्रम पुरिंदवन। सच में भाई साहब काफी दिनों के बाद मैंने एक सैटिस्फैक्शन वेब सीरीज को देखा। आई जस्ट लव इट। सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसी तरह से क्लाइमैक्स में भी एक जबरदस्त सस्पेंस रिवील होता है। सीरीज में ओवरऑल 7 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास। थोड़ी बहुत लंबी वेब सीरीज है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चलने लगती है। कहीं पर भी सीरीज बोर ही नहीं किया। आगे क्या होने वाला होता है क्यूरियोसिटी पैदा करती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी गांव के एक फेस्टिवल को दिखाया जाता है। सारे गांव वाले उस फेस्टिवल पर शामिल हुए होते हैं। यहीं पर मूवी के मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, भास्कर और उसकी बीवी आनंदी। भास्कर आनंदी से कहने लगता है कि राहुल को दवाई देने है ना, मैं जाता हूँ, तुम पूजा के बाद आ जाना। इस तरह से भास्कर अपने पोते राहुल और अपने डॉगी के साथ घर वापस जाने लगता है। उसी रास्ते के दरमियान में सोलमन नाम का एक बंदा नजर आता है जो बहुत दारू पीकर कहीं पर जाते रहता है। भास्कर यही सोचने लगता है कि फेस्टिवल के दिन भी ये सोलमन दारू पी रहा है, पता नहीं कब बदलेगा ये। बाद में भास्कर वापस अपने घर पर आकर अपने पोते राहुल को दवाई देकर उसी तरह अपने डॉगी को भी खाना देकर ये भी हल्के से दारू पीने लगता है। अब फेस्टिवल खत्म हो चुका है। थोड़ी देर के बाद उसी कॉलोनी में रहने वाले एक वाइफ एंड हस्बैंड जब वहाँ पर आते हैं तो उसी कॉलोनी के पास वो सोलमन मरा पड़ा होता है। उसकी सर से बहुत खून बह चुका होता है। वो औरत फटाफट से भास्कर को बुलाकर यही बात कहने लगती है कि सोलमन नीचे पड़ा है, आप आकर देखिए। एक्चुअली भास्कर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता रहता है। मरीजों का ट्रीटमेंट करना थोड़ा बहुत आता है इसको। तो सोलमन को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि ये तो मर चुका है। खैर सुबह होने के बाद डीवाईएसपी अपने ड्राइवर गौतम के साथ उस क्राइम स्पॉट पर जाने लगता है। अब इसी रास्ते के दरमियान में ये गाड़ी एक छोटे से गड्ढे में फंस जाती है, जिस वजह से गौतम गाड़ी से नीचे उतरकर दूसरे पुलिस वाला ड्राइव करते रहता है और गौतम इस गाड़ी को धक्का देने लगता है। गाड़ी तो निकल जाती है लेकिन गौतम के चेहरे पर काफी सारा कीचड़ लग जाता है। डीवाईएसपी कहने लगता है, अरे क्या हाल बना लिया तुमने, पहले अपना चेहरा साफ करके वहाँ पर आ जाओ। ये डीवाईएसपी गौतम को बहुत ही नीची नजरिए से देखता रहता है। उस कॉलोनी के पास ऑलरेडी इंस्पेक्टर और एसआई भी मौजूद होते हैं। डीवाईएसपी वहाँ के कुछ लोगों से पूछताछ करने लगता है। कल रात जो वाइफ एंड हस्बैंड पहले सोलमन की लाश को देखा था, वो औरत अपना बयान देने लगती है कि कल रात हम फेस्टिवल से वापस से यहाँ पर आए थे तो सोलमन की लाश नीचे पड़ी थी। इसी दरमियान में ईस्टर मेर्सी मेर्सी कहकर यहाँ पर आने लगती है। एक्चुअली सोलमन इसी ईस्टर का हस्बैंड होता है और इसी तरह कल रात से इसकी छोटी बच्ची मेर्सी गायब हो चुकी होती है, मिसिंग। वो डीवाईएसपी भास्कर से पूछताछ करने पर भास्कर भी यही बात कहने लगता है कि कल मैं फेस्टिवल देखकर वापस अपने घर पर आ रहा था, पहले मुझे सोलमन दिखा, उसके पीछे पीछे उसकी बेटी मेर्सी दिखी। मैंने मेर्सी से पूछा था कि कहाँ पर जा रही हो। मेर्सी ने बताया कि मैं चर्च पर जा रही हूँ, मेरी माँ ऑलरेडी वहाँ पर है। तो मैं वापस अपने घर पर आकर अपने पोते को दवाई देकर मैं भी सो गया। वो डीवाईएसपी ईस्टर को दिलासा दिलाने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, हम आपकी बेटी को फाइंड आउट कर लेंगे। बाद में ऐसा ही उस डीवाईएसपी से कहने लगता है कि सर मैंने सुना है कि सोलमन और उसके भाई वेंकट के बीच प्रॉपर्टी के बारे में झगड़े हो रहे थे। काफी सालों से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर 3 साल पहले जो 2 लड़कियां मिसिंग हो गई थी, क्या वो भी इसी केस की तरह है? डीवाईएसपी कहने लगता है, अरे यार चुप बैठो तुम, वो केस क्या है, ये केस क्या है, कहाँ से कहाँ लिंक लगा रहे हो तुम, पहले उस वेंकट के बारे में फाइंड आउट करो, मुझे लगता है कि वही फसाद का जड़ होगा। दूसरी तरफ भास्कर और आनंदी अपने पोते राहुल को लेकर हॉस्पिटल पर जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में भास्कर एक प्रेग्नेंट औरत को देखता है। इसे देखकर अपनी बेटी के बारे में याद आने लगती है इसको। मतलब कुछ सालों पहले इसकी बेटी ने राहुल को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। उसके बाद ये दोनों ही राहुल की परवरिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कॉलोनी वालों से पूछताछ करते रहता है तो इंस्पेक्टर को यह बात पता चलती है कि सोलमन की बीवी मतलब ईस्टर भास्कर को अपना फादर मानती है। मेर्सी, राहुल और गली के बच्चे यहीं पर खेला करते हैं और वो भी वेंकट का नाम ही लेते हैं, सोलमन का भाई। दूसरी तरफ दूसरा पुलिस वाला मेर्सी के बारे में पूछताछ करते रहता है, उसे स्कूल पर जाकर, उसके फ्रेंड्स के घर पर जाकर, ट्यूशन के पास जाकर, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती। दूसरी तरफ उस गौतम को दिखाया जाता है जो हमेशा उस डीएसपी के घर में ही काम करते रहता है, इन शॉर्ट में एक नौकर की तरह। इस तरफ डॉक्टर भास्कर और आनंदी को बुलाकर राहुल के कंडीशन के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली राहुल के सिर में कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत ही जल्द उसकी सर्जरी करवानी होगी, तभी राहुल जिंदा रह सकता है। ऑपरेशन करवाने के लिए तकरीबन 12 या 13 लाख की जरूरत पड़ेगी। एक और बात यह है कि आज या कल भास्कर रिटायर होने वाला होता है, तो रिटायर होने के बाद इसको कुछ पैसे मिलेंगे, तो सोच लेता है कि उन्हीं पैसों से
राहुल का ऑपरेशन करवाएगा। एक्चुअली भास्कर इसी हॉस्पिटल में काम करता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ का एक बंदा आनंदी को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि आप थोड़े पैसे अपने दामाद से पूछिए। आनंदी कहने लगती है, अरे क्या पूछे उससे पैसे। बात यह है कि आनंदी की बेटी मरने के बाद इसका दामाद दूसरी शादी करके कहीं दूर चला गया। दूसरी तरफ एक और पुलिस वाला सोलमन के भाई वेंकट के घर के पास आकर वेंकट के बारे में पूछने लगता है। उसकी बीवी कहने लगती है कि वेंकट तो दूसरे गांव पर गया है पूजा करने के लिए, किसी मंदिर पर, आते ही इन्फॉर्म कर दूंगी। इस तरफ ईस्टर चर्च के पास आकर थोड़ा बहुत प्रेयर वगैरह करके सारे गांव में अपनी बेटी मिर्ची को तलाश करती रहती है। मिर्ची और गौतम की बेटी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। कल रात मिर्ची इसके भी घर नहीं आई। बेचारी ईस्टर बहुत ही दुखी होती है। खैर उसी शाम भास्कर का रिटायरमेंट फंक्शन होने लगता है। आज ये रिटायर हो गया। बाद में जब गौतम वापस अपने घर पर आता है तो एक्चुअली आज इसकी बेटी का बर्थडे होता है। सारी पार्टी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन गौतम की बेटी मायूस नहीं होती। अपने पापा गौतम से कहने लगती है कि पापा आप जल्द से जल्द मिर्ची को तलाश करिए ना, उसकी माँ बहुत ही परेशान है। गौतम ने अपनी बेटी से कहा कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर है। उसी वक्त डीएसपी गौतम को फोन करने पर वो फटाफट से पुलिस स्टेशन पर जाता है। ये गौतम काफी सारी बार एसपी को लेटर्स लिख चुका होता है कि मुझे ड्राइवर का पोस्ट निकाल कर पुलिस स्टेशन में पोस्ट करवा दे, लेकिन हर वक्त इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट होते रहता है। इसकी भी एक वजह होती है, ये हमको बाद में पता चलेगा कि गौतम क्यों एज ए ड्राइवर की तरह काम कर रहा है। खैर उसी वक्त भास्कर और आनंदी पुलिस स्टेशन पर आते हैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि बाहर सोलमन की मौत हो गई और आपको कुछ भी पता नहीं चला। भास्कर कहने लगता है कि सर मैं कल रात थोड़ी सी दारू पीकर सो गया, लेकिन सर जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैं एक बंदे को देखा जो दारू पीकर हमारी तरफ ही देख रहा था, शायद मिर्ची की तरफ। अपना स्टेटमेंट देने के बाद भास्कर और आनंदी वापस अपने घर पर आते हैं। ये पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि भास्कर के फ्रिज में मिर्ची की लाश होती है। खैर आधी रात को भास्कर आनंदी को उसकी नींद से जगाकर कहने लगता है कि तुम थोड़ा साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरह से कल रात क्या हुआ वो बताने लगता है कि कल रात भास्कर राहुल के साथ वापस अपने घर पर आ रहा था। रास्ते में इसको सोलमन नजर आया। बाद में राहुल को दवाई देकर अपने डॉगी को खाना देकर ये भी हल्के से दारू पीने के लिए बैठा था, दारू पिया नहीं होता। तो उसी वक्त वो सोलमन अपनी बेटी मिर्ची को अपने हाथ में लेकर भास्कर के पास आता है। कहने लगता है कि सर मेरी बेटी को देखिए क्या हो गया, ये होश में ही नहीं है। शॉकिंग बात यह है कि किसी ने इस बच्ची मिर्ची के साथ अत्याचार किया होता है। भास्कर सोलमन से कहने लगता है कि सोलमन चलो हम फटाफट से इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, मैं इस बच्ची को नहीं देख सकता। अब फेस्टिवल होने की वजह से बाहर इसको कोई भी ऑटो रिक्शा नजर नहीं आता। भास्कर मिर्ची को सीपीआर देकर थोड़ा सा होश में लाता है, लेकिन जब तक ये दोनों मिर्ची को बाहर ले जाते मिर्ची भास्कर के हाथों में ही मर जाती है। अब विदिन सेकंड में भास्कर ये देखता है कि सोलमन की लाश नीचे पड़ी है, मतलब शायद सोलमन दुखी होकर ऊपर से नीचे जंप लगाकर मर गया। उसी वक्त इस कॉलोनी पर वो वाइफ एंड हस्बैंड आने लगते हैं तो भास्कर फटाफट से डर के मारे अपने घर के अंदर चला गया। घर में आने के बाद अपने आप को अपने घर को खून से साफ करके मिर्ची की लाश को फ्रिज में रख दिया। उसके बाद वो वाइफ एंड हस्बैंड भास्कर के घर का दरवाजा खटखटाने पर भास्कर अनजान बनकर बाहर आता है। अब ये सच जानने के बाद आनंदी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि पुलिस वाले और ईस्टर मिर्ची की तलाश कर रहे हैं और मिर्ची की लाश हमारे घर में है। आनंदी पूछने लगती है कि आप उसी वक्त पुलिस के पास क्यों नहीं गए। भास्कर कहने लगता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया कि मैं उस वक्त क्या करूं। उस बच्ची की लाश हमारे घर में है, पुलिस को ये बात पता चलेगी तो पुलिस बार बार हमारे घर पर आएगी, हम पुलिस स्टेशन पर जाने लगेंगे। अगर कोई भी बंदा किसी भी केस में फंस गया तो उसको रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिलेंगे। और फिलहाल भास्कर को पैसों की सख्त जरूरत होती है इसके पोते के लिए। सो आनंदी से कहने लगता है कि जब तक हमको पैसे नहीं आ जाते तुम भी ये बात किसी को मत बताना और हम किसी भी तरह से मैनेज करेंगे। पैसे आ जाने के बाद देखते हैं इस मिर्ची का क्या करते हैं। इस तरह से आनंदी को बहुत समझाकर कूल करने लगता है। बगल वाले घर में बेचारी ईस्टर अपनी बेटी मिर्ची की वीडियोस देखकर बहुत याद करती रहती है कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ पर होगी, क्या कर रही होगी, उसने खाया कि नहीं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहता है कि एक रात दो घटनाएं पेश आ गई, सोलमन की मौत और उसी तरह से वो बच्ची मिसिंग। और उसी तरह से पुलिस वालों को अभी तक वेंकट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दूसरे गांव पर पूछा लेकिन नो यूज। इसी दरमियान में गौतम अंदर आकर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर कल रात फेस्टिवल था तो फेस्टिवल के आड़ में किसी ने शायद उस बच्ची को किडनैप किया होगा। पहले भी 2-3 बच्चियां ऐसे ही मिस हो गई थी फेस्टिवल के दिन। गौतम को अंदर देखकर वो इंस्पेक्टर गौतम को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। उसी वक्त पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वेंकट का लोकेशन किसी दूसरी जगह पर दिखा रहा है, मतलब उसका फोन किसी जगह पर एक्टिव है। पुलिस स्टेशन में दूसरी गाड़ी न होने की वजह से इंस्पेक्टर गौतम को लेकर उस जगह पर जाने लगता है।
मतलब पहले पुलिस वाले वेंकट के घर के पास जाते हैं। पता चलता है कि वेंकट तो यहाँ पर आया ही नहीं। इसकी बीवी से पूछने लगते हैं क्या दूसरी जगह पर तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह है। वेंकट की बीवी कहने लगती है कि सर अक्सर वो एक तालाब के पास जाते आते रहते हैं, कभी पूजा के लिए कभी बस ऐसे ही। तो ये जानने के बाद पहले गौतम और वो इंस्पेक्टर उस तालाब के पास जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता। गौतम के पास एक बहुत ही शार्प लाइटिंग वाली टॉर्च लाइट होती है, तो उसके जरिए से देखने पर कहीं पर धुआं आ रहा होता है। वहाँ पर जाकर चेक करने पर कुछ कपड़े जले होते हैं और उसी तरह इन कपड़ों पर थोड़ा सा खून भी लगा होता है। उसके बाद इंस्पेक्टर ईस्टर को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर वही जले हुए कपड़े दिखाने लगता है। उनमें से एक कपड़ा मिर्सी का होता है। बहुत रोने लगती है कि सर मेरी बेटी को क्या हुआ, ये कपड़े आपको कहाँ से मिले। लेकिन पुलिस वाला ईस्टर को समझाने लगता है। इस तरफ जब भास्कर अपने बालकनी में खड़ा रहता है तो इसका कुत्ता किसी को देखकर भौंकते रहता है। सामने से छोटे से जंगल में भास्कर को कोई बंदा नजर आता है, तो भास्कर अपने कुत्ते को लेकर फटाफट से वहाँ पर जाने लगता है देखने के लिए वो बंदा कौन है। लेकिन शायद वो अनजान बंदा भास्कर को देखकर वहाँ से भाग जाता है, नजर नहीं आता इसको। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले वेंकट के घर के पास होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वेंकट अपने घर पर आता है तो सारे पुलिस वाले इस वेंकट को हिरासत में ले ही लेते हैं। खैर सुबह होने के बाद भास्कर ये ऑब्जर्व करता है कि फ्रिज के अंदर से थोड़ी सी बदबू आ रही है, तो भास्कर फ्रिज ओपन करके और भी कुछ ज्यादा कूलिंग बढ़ा देता है और उसी तरह अपनी बीवी को भी समझाने लगता है कि तुम इतना ज्यादा मत घबराओ। उसी वक्त हॉस्पिटल वाले भास्कर को फोन करके हॉस्पिटल पर बुलाने लगते हैं, वही कुछ पैसों के बारे में बातचीत करने के लिए। तो भास्कर आनंदी को घर में रखकर ये अकेले ही हॉस्पिटल पर जाने लगता है। आनंदी तो बहुत ही टेंस में होती है भाई साहब। इस तरफ जिस बंदे ने भास्कर को अपने पास बुलाया होता है वो बंदा भास्कर से कहने लगता है कि मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी पैसे मिल जाए, क्योंकि आपको आपके पोते का ऑपरेशन करवाना है। और इसी तरह कुछ बंदों के एग्जाम्पल्स भी बोलने लगता है कि कोई बंदा एक छोटे से केस में फंस गया था जिसकी वजह से उसका फंड 3 साल तक रुक गया। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद भास्कर और बहुत घबराने लगता है। सोच लेता है कि मिर्सी की डेथ को किसी भी तरह से कवर करना होगा। उसके बाद भास्कर कुछ केमिकल्स लेने के लिए दुकान के पास जाता है। उसी दुकान के पास वो गौतम भी आता है डीएसपी के घर में नल को एक्सचेंज करने के लिए। सोचने लगता है कि इस बंदे को इतने केमिकल की क्या जरूरत। दूसरी तरफ एक फादर का चर्च एक वाइफ एंड हस्बैंड को लेकर आनंद के घर के पास आता है। बात यह है कि इस गांव में इन्हीं की पहली बच्ची मिसिंग हो गई थी 3 साल पहले। उसी वक्त भास्कर भी वापस अपने घर पर आता है, तो वो वाइफ एंड हस्बैंड भास्कर से ही बात पूछने लगते हैं कि हमने सुना है कि कल रात आपने किसी को देखा था। भास्कर कहने लगता है कि मैंने जो भी देखा पुलिस वालों को बता दिया, शायद वो बंदा वेंकट ही हो सकता है। रात में मुझे ढंग से नजर नहीं आया, प्लीज आप हमें परेशान मत करिए, जाइए। वो लोग जाने के बाद भास्कर आनंदी को हल्के से डांटने लगता है कि तुम उनको क्यों हमारे घर के अंदर लाई हो। आनंदी कहने लगती है कि मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही थी, तो मैं क्या करती। वो लोग आए, बस ऐसी ही बात करने लगी उनसे। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस वेंकट को बहुत मार पीट कर पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया, कहाँ पर छुपाया उस मिर्सी को। तो ये वेंकट पुलिस वालों को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। एक्चुअली पहले सोलमन हिंदू ही था, लेकिन इसको क्रिश्चियनिटी पसंद आने की वजह से कन्वर्ट हो गया। अब ये बात वेंकट को पसंद नहीं आई। कन्वर्ट होने के बाद सोलमन अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने लगा, लेकिन वेंकट सोलमन को उसकी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता। तो इसी बात को लेकर वेंकट और सोलमन के बीच झगड़ा हो रहे थे। अब सोलमन वेंकट की बात मानने के लिए ब्लैक मैजिक करने का डिसाइड कर लिया। इसलिए एक दिन सोलमन के घर के पास जाकर उसका शर्ट और उसी तरह से मिर्सी के कपड़े लेकर कल रात उस तालाब के पास जाकर थोड़ा सा ब्लैक मैजिक किया, और कपड़ों के ऊपर जो खून लगा होता है ना वो इसी का होता है। मतलब रिचुअल के दरमियान में ये अपना खून देता है। अब जिस रात सोलमन मरा था उसी तरह से मिर्सी मिस हो गई थी। ये वेंकट उस गाँव में मौजूद ही नहीं था, दूसरे गाँव पर गया था किसी पूजा वगैरह करने के लिए। सो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इस केस में इस वेंकट का कोई हाथ ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। दूसरी तरफ भास्कर के पास एक बंदा आता है। एक्चुअली भास्कर अपने ऑफ टाइम में दूसरों का भी ट्रीटमेंट करते रहता है, तो थेरेपी करवाने के लिए भास्कर के पास आता है। भास्कर कहने लगता है कि मैं खुद आपके घर पर आ जाऊंगा। इस तरह से भास्कर खुद वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट करने लगता है। दूसरी तरफ राहुल को चक्कर आने की वजह से वो राहुल नीचे गिर जाता है। बहुत ही मुश्किल से इसको होश में लाते हैं। थोड़ी देर के बाद भास्कर ये ऑब्जर्व करता है इसकी घर की फ्रिज काम नहीं कर रही, मतलब कूलिंग ही नहीं है। फटाफट से किसी मैकेनिक को फोन करके अपने घर के पास बुलाने लगता है। मैकेनिक कहने लगता है कि सर अभी 5 मिनट में आया। तो उसी 5 मिनट में वो मैकेनिक भास्कर के घर के पास आने पर भास्कर अपनी फ्रिज दरवाजे के पास ही रखता है। कहने लगता है कि तुम यही से चेक करो। फ्रिज ओपन करने पर उसमें मिर्सी की लाश नहीं होती। ऑलरेडी भास्कर और आनंदी
उसकी लाश को छुपा चुके होते हैं। मैकेनिक कहने लगता है कि सर फ्रिज के अंदर गैस खत्म हो चुकी है और उसी तरह से एक सामान भी खराब हो गया। अगर आप मेरे साथ आओगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अब भास्कर के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से आनंदी को समझाकर मैकेनिक के साथ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो ईस्टर आनंदी के घर पर आकर बहुत रोने लगती है। एक्चुअली ईस्टर भास्कर और आनंदी को माँ पापा कहकर बुलाती है। कहने लगती है कि माँ अभी तक मेरी बच्ची घर नहीं लौटी, कहाँ पर होगी वो। शॉकिंगली उसी अलमारी के ऊपर ये दोनों मिर्ची की लाश को छुपा के रखा होता है। वहीं नीचे ईस्टर भी बैठी होती है। आनंदी बहुत मैनेज करने लगती है कि तुम यहाँ से उठकर साइड में आओ, तुम पानी पियो। इसी दरमियान में भास्कर भी वापस अपने घर पर आने पर भास्कर भी ईस्टर को समझाने लगता है। बाद में वो मैकेनिक फ्रिज को सही करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गौतम हॉस्पिटल पर आता है अपने किसी कोलिग को ब्लड लेने के लिए। तभी गौतम वहाँ के रजिस्टर में भास्कर को देखता है। पता चलता है कि कल भास्कर ने किसी बंदी को अपना ब्लड डोनेट किया। गौतम भास्कर के स्टेटमेंट को याद करने लगता है कि भास्कर ने कहा था कि कल वो दारू पीकर सो गया। दारू पीने के कुछ घंटों के बाद कोई भी बंदा ब्लड नहीं दे सकता। इसी के बारे में कंफर्मेशन लेने के लिए गौतम भास्कर के घर के पास आता है। भास्कर से यही बात पूछने लगता है कि आपने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि उस रात आपने हल्के से दारू पिया, लेकिन दूसरे दिन आपने अपना ब्लड डोनेट किया, जिसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। उस रात आपने मिर्ची को नहीं देखा, ना ही उस अनजान बंदे को देखा। बातों में दोबारा राहुल बेहोश गिर जाता है। भास्कर राहुल को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। उसी वक्त गौतम ये देखता है कि एक टेबल के नीचे थोड़ा सा खून का धब्बा लगा है। ये देखकर गौतम का शक और स्ट्रांग होने लगता है कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ हुआ है। सो भास्कर राहुल को हॉस्पिटल पर ले जाने के बाद डॉक्टर कहने लगता है कि राहुल का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। भास्कर कहने लगता है, अरे सर, पैसे आने के लिए और 3 दिन बाकी है। डॉक्टर कहने लगता है, सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप कहीं से एडजस्ट कर लो, बाद में उनको दे देना। भास्कर यही सोचने लगता है कि अब मैं इतने पैसे कैसे एडजस्ट करूं, किससे पूछूं। काफी सारे लोगों के पास जाकर हेल्प मांगने लगता है। अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखता है, अपनी बीवी के गहने गिरवी पर रखता है, लेकिन उतने पैसे एडजस्ट नहीं हो पाते। एक और बात यह है कि भास्कर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर भी ओपन करने वाला होता है। इसके लिए एडवांस भी दे चुका होता है। दूसरी तरफ उस डीएसपी के कुछ रिश्तेदार इस गांव पर आने की वजह से गौतम उनको घुमाते रहता है और उसी तरह से गौतम अपने किसी फ्रेंड को फोन करके कुछ चीजें एडजस्ट करने के लिए कहता है फटाफट से। जब गौतम वापस अपने घर पर आता है तो इसकी बेटी गौतम से मिर्ची के बारे में पूछने लगती है कि आपने मिर्ची को फाइंड आउट किया। गौतम अपनी बेटी को सच बताने लगता है कि बेटा, मैं उतना बड़ा पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं बस एक ड्राइवर हूँ, उनके घर में के काम करता हूँ। इसकी बेटी यही सोचने लगती है कि इसका फादर जोक कर रहा है। खैर देखते ही देखते शाम हो जाती है। बेचारे भास्कर को कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते। घर पर आकर मायूस बैठा होता है। उसी वक्त एक अनजान बंदा भास्कर को फोन करके कहने लगता है कि भास्कर, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम अपने घर में एक बच्चे की डेड बॉडी को छुपा के रखे हो और उसी तरह अपने पोते राहुल के ऑपरेशन के लिए पैसों की तलाश में हो। अगर तुमको पैसे चाहिए तो मेरी बात मानो, उस बच्ची की डेड बॉडी को किसी जगह पर ले जाकर जला दो, पैसे खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। फोन कट होने के बाद एक पैसों का बंडल इसके बालकनी में आकर गिरता है। भास्कर तो शॉक में रह जाता है कि कौन है वो बंदा जो मेरे बारे में सब जानता है। दोबारा वही अनजान बंदा भास्कर को फोन करके कहने लगता है कि भास्कर, मेरे बारे में मत सोचो, तुम अब राहुल के बारे में सोचो। क्या तुमको राहुल की जान की फिक्र है या तो फिर मिर्ची की डेड बॉडी की। उसके बाद भास्कर ईस्टर के घर पर आता है। बेचारी ईस्टर अपनी बेटी को याद करके बहुत दुखी होती है। खाना भी नहीं खाया होता। भास्कर ग्लूकोज के पानी में कुछ दवाई मिलाकर उस ईस्टर को दे देता है, शायद बेहोशी की दवा, क्योंकि अगर कॉलोनी में कोई भी नहीं होगा तो मिर्ची की डेड बॉडी को आसानी से ले जा सकता है। लेकिन वो ईस्टर पानी पीने के बाद बाहर जाकर बेहोश हो जाती है। भास्कर नेबर्स को बोलकर ईस्टर को हॉस्पिटल पहुँचाने लगता है। यह होने के बाद भास्कर एक टैक्सी को बुक करता है, क्योंकि अगर इसकी बाइक के जरिए से जाएगा तो सारे लोग देख सकते हैं। भास्कर उस कार को दूसरी जगह पर पार्क करके वापस अपने घर पर आता है। एक बड़े से सूटकेस में उस मिर्ची की डेड बॉडी को रखकर अपने स्कूटी के जरिए से उस गाड़ी के पास जाने लगता है। तभी भास्कर को रास्ते में ट्यूशन टीचर रघु नजर आता है। कहने लगता है कि सर, आप तो टाउन के पास ही जा रहे हो ना, बस मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। और इस बड़े वाले सूटकेस को देखकर पूछने लगता है कि आप कहीं पर गाँव जा रहे हो। भास्कर कहने लगता है कि राहुल हॉस्पिटल में एडमिट है, बस इसमें राहुल के कपड़े, मेरे बीवी के कपड़े हैं। सो बाद में भास्कर इस रघु को अपने साथ ले जाते रहता है। रास्ते के दरमियान में इस रघु को वॉच की बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगती है। एक्चुअली मिर्ची के बर्थडे के दिन भास्कर ने मिर्ची को एक वॉच गिफ्ट दिया था। ये आवाज सुनने के बाद रघु फटाफट से गाड़ी रुकाकर इधर उधर चेक करने लगता है कि सर, आपने क्या वो आवाज सुनी। इस तरह से इधर उधर ढूंढते रहता है। अब भास्कर को बहुत ही डर होने लगता है कि कहीं इसको इस पर शक न हो जाए। लेकिन बाद में भास्कर कवर करते हुए रघु से कहने लगता है कि सूटकेस में राहुल की वॉच है,
वही बीप बीप कर रही है। रघु कहने लगता है, ओह अच्छा, ये राहुल की वॉच का साउंड है। मिर्सी के पास भी ऐसी वॉच थी। भास्कर कहने लगता है, हाँ मैंने भी उसको ऐसी ही वॉच गिफ्ट दिया था। दूसरी तरफ गौतम डीएसपी के रिश्तेदारों को किसी रेस्टोरेंट के पास ले जाता है। उसी रास्ते में गौतम भास्कर को देखने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर भास्कर अपने किसी फ्रेंड को बुलाकर कुछ टूल किट वगैरह हासिल कर लेता है। इसी टूल किट की मदद से गौतम भास्कर के घर के पास जाकर दरवाजा ओपन करके टेबल के नीचे वो जो खून का धब्बा होता है ना, उसका सैंपल हासिल कर लेता है। इस तरफ भास्कर मिर्सी की डेड बॉडी को कार के पास लाकर कार की डिक्की में रखकर किसी जगह पर जाने लगता है। मतलब उस बंदे ने भास्कर को एक एड्रेस दिया होता है, वहाँ पर जाने लगता है। वो अनजान बंदा वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लकड़ियाँ जमा चुका होता है। भास्कर को फोन करके कहने लगता है कि मिर्सी की डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर जला दो। एक्चुअली प्रूफ दिखाने के लिए वो अनजान बंदा भास्कर को वीडियो कॉल करने लगता है। सो उस बंदे के कहने पर भास्कर मिर्सी की लाश को जला देता है। घर वापस आने के बाद इसके घर में पैसों से भरा एक कवर होता है। उसके बाद क्या था, फटाफट से हॉस्पिटल पर आकर बिल पे करने की वजह से डॉक्टर्स राहुल को ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर्स भास्कर और आनंदी के पास आकर कहने लगते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन राहुल को अभी तक होश नहीं आया। एक शॉकिंग बात बताने लगते हैं कि राहुल कोमा में चला गया। यह सुनने के बाद ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। भास्कर तो डॉक्टर्स पर ही गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा, लेकिन वो डॉक्टर भास्कर को दिलासा दिलाने लगता है कि आप धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा, बस कुछ दिनों की बात है, राहुल को होश आ जाएगा। दूसरी तरफ गौतम अपनी बेटी के पास से एक पेंसिल को हासिल कर लेता है। एक्चुअली ये पेंसिल मिर्सी की होती है जो हमेशा खाती रहती है। बाद में अपने फ्रेंड को देकर कहने लगता है कि इसमें 2 सैंपल्स है, ये दोनों सैंपल्स मैच करके मुझे रिपोर्ट दो। जब गौतम वापस डीएसपी के घर के पास आता है तो वो डीएसपी गौतम को बहुत डांटने लगता है क्योंकि गौतम ने अपना फोन पिक नहीं किया। एक्चुअली बात ये है कि कुछ महीनों पहले एक लड़की का केस कोर्ट में गया था। कोर्ट ने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया कि उस लड़की को प्रोटेक्शन दे, तो वो डीएसपी गौतम को उस लड़की की प्रोटेक्शन में रख दिया था। जब दूसरे दिन गौतम उस लड़की के साथ कोर्ट जा रहा था तो एक लॉरी आकर इनका एक्सीडेंट कर दिया था। उस एक्सीडेंट में वो लड़की मर गई। उस टाइम गौतम सस्पेंड होने वाला था, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर गौतम इस डीएसपी का ड्राइवर बन के रह गया। इसलिए ये डीएसपी हमेशा गौतम को डांटते रहता है कि ढंग से विक्टिम को कोर्ट नहीं ले आए तुम। और उसी घर के बाहर गौतम की बीवी और उसकी बेटी ये सारी बातें सुनते रहते हैं। खैर सुबह होने के बाद जब कोई बंदा जंगल में जाकर लकड़ी काट रहा होता है तो उसी जगह पर उस बंदे को वो जली हुई चिता नजर आती है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर फटाफट से पुलिस वाले फोरेंसिक वाले यहाँ पर आकर वहाँ के कंकाल को अपने साथ ले जाते हैं। उस खबर को जानने के बाद ईस्टर भी यहाँ पर आती है। जले हुए स्केलेटन को देखकर ईस्टर बहुत डरने लगती है। मतलब पुलिस वालों ने कहा कि स्केलेटन की उम्र तकरीबन 10 से 12 साल तक हो सकती है। इस तरफ जब गौतम वापस अपने घर पर आता है तो उसकी बीवी गौतम को दिलासा दिलाने लगती है। गौतम भी अपना एक्सप्लेनेशन देने लगता है। एक्चुअली उस डीएसपी को ऑलरेडी पता होता है कि उस लड़की की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जानबूझ के गौतम को प्रोटेक्शन के लिए रखा था। इस तरफ भास्कर टेरेस के ऊपर आकर यही सोचने लगता है कि शायद मेरे पापों की सजा राहुल को मिल रही है। तभी ये देखता है कि ईस्टर उस टेरेस के ऊपर खड़ी है आत्महत्या करने के लिए। भास्कर फटाफट से ईस्टर को नीचे उतारकर बहुत समझाने लगता है। ईस्टर रोते हुए कहने लगती है कि पापा वो लोग कह रहे हैं कि वो कंकाल मिर्सी का ही हो सकता है, अब मैं जीकर क्या करूं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ईस्टर की हालत को देखकर भास्कर बहुत शर्मिंदा होते रहता है, सच नहीं बता सकता, बहुत ही गिल्टी होता है। उसके बाद डॉक्टर भास्कर को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि आप राहुल को अपने घर ले जा सकते हो, वहीं पर भी उसकी देखरेख कर सकते हो। तो भास्कर राहुल को लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। ईस्टर राहुल को देखने के लिए भास्कर के घर पर आती है। आनंदी से कहने लगती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं हॉस्पिटल पर नहीं आ पाई। और उसी तरह भास्कर से कहने लगती है कि पापा मैंने सुना है कि आप पैसों की तलाश में हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैंने सोचा था कि जब मिर्सी मैच्योर होगी तो मैं फंक्शन करूंगी, ये पैसे आप रख लो। आपने मेरे और मिर्सी के लिए बहुत कुछ किया। ईस्टर जाने के बाद भास्कर बहुत रोने लगता है। अपनी बीवी आनंदी से कहने लगता है कि जब ईस्टर मुझे पैसे दे रही थी ऐसा लगा कि पापा ये पैसे लेकर मुझे मेरी बच्ची लौटा दो, शायद मेरे पापों की वजह से ही राहुल इस हालत में है। आनंदी से कहने लगता है कि हम इस घर को छोड़ देंगे, मैं हमेशा ईस्टर को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। भास्कर ऑलरेडी एक घर बनवा रहा होता है, उस घर में छोटा मोटा काम करवा के वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो डीएसपी पुलिस स्टेशन पर आकर सारे पुलिस वालों को डांटते रहता है कि तुम लोगों ने इस केस में एक भी क्लू को फाइंड आउट नहीं किया। वो गौतम बाहर खड़ा होता है, उसका फ्रेंड फोन करके कहने लगता है कि तुमने जो 2 सैंपल्स भेजा वो दोनों के डीएनए मैच हो चुके हैं। उसी वक्त गौतम ये देखता है कि वो भास्कर इस पुलिस स्टेशन पर आ रहा है। भास्कर को देखकर गौतम फटाफट से भास्कर के पास जाकर इसको खोपचे में लाता है। पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। भास्कर कहने लगता है
कि मुझे अपना एक स्टेटमेंट देना है। मतलब भास्कर ने मिर्सी की डेड बॉडी राहुल के लिए ही छुपाया था, लेकिन अब वही राहुल बिस्तर पर लेटा है, इसलिए अपना जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन के पास आता है। गौतम से उस रात क्या हुआ वो सारी बात बताने लगता है। तो सब सुनने के बाद गौतम के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मिर्सी मर चुकी है। भास्कर को समझाने लगता है, देखिए अगर आप अंदर जाकर अपना स्टेटमेंट दोगे तो आपको थोड़ी सी सजा होगी, लेकिन असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है, वो और चौकन्ना हो जाएगा। काफी सारी लड़कियां बच्चियां उसकी शिकार बनेंगी। सो आप थोड़ा धैर्य रखिए, हम दोनों उस असली कातिल को पकड़ेंगे। आपने पैसों के लिए ही मिर्सी की डेड बॉडी को छुपाया, लेकिन सर अंदर सिस्टम बहुत ही घटिया है। अगर आप अंदर जाकर बोल दोगे तो वो सारे केसेस आपके ऊपर ही आ जाएंगी और ये भी इल्जाम आएगा कि आपने ही उस मिर्सी के साथ अत्याचार किया, बाकी लड़कियों के साथ भी। भास्कर समझ जाता है कि गौतम क्या कहना चाहता है। गौतम से भी कहने लगता है कि उस बंदे ने मुझे कॉल किया था, वो कोई प्राइवेट नंबर था। उसके बाद जब भास्कर वापस अपने घर पर आता है तो आनंदी भास्कर को बहुत डांटने लगती है कि आपने क्या सोचकर पुलिस स्टेशन गए थे, क्या आपने हम दोनों के बारे में सोचा? आप जेल चले जाओगे तो हम दोनों का क्या होगा? उसके बाद गौतम भास्कर को लेकर किसी जगह पर जाने लगता है, मतलब उस फोन नंबर के बारे में डिटेल्स हासिल करने के लिए। रास्ते के दरमियान में भास्कर गौतम से कहने लगता है कि सर मैंने उस रात मिर्सी के ऊपर स्प्रिट की स्मेल सूंघी थी, वही जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ लोग स्प्रिट को भी पीते हैं एज ए अल्कोहल की तरह। उसके बाद ये दोनों गौतम के एक फ्रेंड के पास आते हैं। वो टेक्नीशियन प्राइवेट नंबर से ओरिजिनल फोन नंबर निकाल लेता है और उसी तरह से वो फोन नंबर किसी प्रिंसी नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर हुआ होता है। तो उस एड्रेस को हासिल करके ये दोनों वहाँ पर जाकर प्रिंसी के बारे में पूछने लगते हैं। घर के लोग कहने लगते हैं कि 2 साल पहले प्रिंसी नाम की लड़की यहाँ पर रहा करती थी, उसके बाद वो हॉस्टल चली गई। सो बाद में ये दोनों हॉस्टल के पास जाकर पूछने पर वार्डन कहने लगती है, हाँ सर ये लड़की इसी कॉलेज में पढ़ाई की थी, 3rd सेमेस्टर के बाद वो आना बंद कर दिया। जब जब उस प्रिंसी को देखने के लिए एक गार्डियन भी आया करते थे। इस तरह से रजिस्टर दिखाने पर रजिस्टर में एंटोनी कहकर नाम लिखा होता है, मतलब उस गार्डियन का। शॉकिंगली उस एंटोनी का गांव वही होता है भास्कर और गौतम का। भास्कर कहने लगता है कि मैं तो कोई एंटोनी को नहीं जानता, शायद चच के फादर को पता होगा, उनके पास जाकर पूछते हैं। इस तरह से ये दोनों दोबारा अपने गाँव वापस आकर चच के पास जाते हैं फादर से मिलने के लिए। इसी बातों ही बातों में एक औरत फादर के पास एप्लीकेशन फॉर्म लाकर देती है। उस एप्लीकेशन के ऊपर ये फादर साइन करने लगता है। शॉकिंगली इसी फादर का नाम होता है एंटोनी। लेकिन फिर भी ये दोनों उस फादर से हल्के से प्रिंसी के बारे में पूछने लगते हैं। फादर कहने लगता है, हाँ मैं उसका गार्डियन हूँ। इस तरह से उस प्रिंसी के बारे में कुछ बातें बताने लगता है, उसके फैमिली के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में। बाद में जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी भास्कर फादर के कमरे में स्प्रिट बॉटल को देखता है। ये देखकर गौतम फादर से थोड़ा हार्डली पूछने लगता है कि बताओ तुमने मिर्सी के साथ क्या किया, उस प्रिंसी के साथ क्या किया। यह फादर को सच्चाइयां बताने लगता है कि मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इस गांव का वो रघु मुझे ऐसी स्प्रिट बॉटल्स लाकर दिया करता था, और उसी तरह उस रात फादर ने इसी रघु को कहीं पर भागते हुए देखा था। अब गौतम यही सारी बातें इंस्पेक्टर को बताने पर पुलिस वाले रघु के पास आकर मार पीट कर पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं। पुलिस वाले ये भी फाइंड आउट करते हैं कि इस रघु के फोन में सारे के सारे मिर्ची के ही फोटोज है। जो भी अब तक लड़कियां बच्चियां मिस हो चुकी है, वहाँ पर इस रघु ने एज ए टीचर की तरह, प्रोफेसर की तरह काम भी किया था। थोड़ी देर के बाद सारे गाँव वाले पुलिस स्टेशन के पास जमा होकर धरना करने लगते हैं कि उस साले रघु को हमारे हवाले कर दो, हम ही मार पीट कर मार देंगे। डीएसपी यहाँ पर आकर इंस्पेक्टर से पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डीएसपी कहने लगता है तो कल ही इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करो। सब पुलिस वाले पब्लिक के पास आकर कहने लगते हैं कि उस रघु ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन किस तरह से किया यह अभी तक नहीं बताया। उसका स्टेटमेंट लेकर हम उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। यह होने के बाद भास्कर और आनंदी राहुल के साथ अपना घर शिफ्ट करने लगते हैं। ईस्टर कहने लगती है कि पापा आप भी इस टाइम पर मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मैं कैसे जीऊंगी। भास्कर कहने लगता है कि बेटा तुम जानती हो ना राहुल का ट्रीटमेंट चल रहा है, राहुल को ऊपर नीचे लाना बहुत ही मुश्किल है और ऊपर से वहाँ के घर से हॉस्पिटल थोड़ा करीब है, तुम भी आती रहो बेटा। खैर उसी रात ईस्टर भास्कर के उस वाले घर पर आती है। कहने लगती है कि पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे ये बातें शेयर करूँ। कहने लगती है कि एक्चुअली पापा उस रात मेरी और मिर्ची के बीच छोटा सा झगड़ा हुआ था। मैंने मिर्ची को चर्च के पास नहीं बुलाया, मैं अकेले चर्च गई थी। मिर्ची को मेरे बारे में एक बात पता लग गई थी कि मेरे और रघु के बीच रिश्ता था। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले ईस्टर और रघु एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। इन दोनों का रिलीजन अलग होने की वजह से ये दोनों डरते रहते हैं, स्पेशली ईस्टर। एक दिन ये दोनों एक दूसरे से शादी करके कहीं दूर चले जाते हैं। ये दोनों एक छोटा सा घर लेकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन 2 दिन के बाद ही ईस्टर के घर वाले इन दोनों के बारे में फाइंड आउट करके
रघु को मार पीट कर ईस्टर को अपने साथ ले जाते हैं। इस घटना के बाद रघु को क्या हुआ ईस्टर को कुछ भी आइडिया नहीं होता। कुछ ही दिनों के बाद ईस्टर के घर वाले ईस्टर की शादी जबरदस्ती सोलमन से करवाया, जो पियक्कड़ होता है। सालमन को पता होता है कि ईस्टर की जबरदस्ती शादी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ईस्टर को ना समझते हुए इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसी तरह हर रोज दारू पी के घर पर आकर ईस्टर को बहुत मारते पीटते रहता है। अपने इस हाल को देखकर ईस्टर इसीलिए अपने माँ बाप से नफरत करने लगी। ईस्टर ने डिसाइड कर लिया कि ये मर जाएगी। उसी वक्त इसको ये बात पता चलती है कि ये प्रेग्नेंट है। एक दिन सोलमन की तबीयत बहुत बिगड़ जाने की वजह से ईस्टर सोलमन को हॉस्पिटल पर ले जाकर एडमिट करवाती है। उसी टाइम ईस्टर को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सोलमन बहुत दारू पीने की वजह से ये कभी भी बाप नहीं बन सकता, जिसका मतलब ईस्टर के पेट में जो बच्चा होता है वो रघु का होता है। खैर अब जो भी हो, ईस्टर इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती है कि सोलमन ही इसका पति है, मिर्सी ही इसकी बेटी है। अब तभी कुछ सालों के बाद रघु ट्रांसफर होकर ईस्टर के गाँव पर आता है। इसी गाँव में ईस्टर को देखकर बहुत खुश होने लगता है, हालचाल पूछने लगता है। ईस्टर झूठ बोलने लगती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ उनके साथ। अब रघु मिर्सी को देखकर समझ जाता है कि ये इसकी ही बेटी है। दोबारा इससे मुलाकात करके यही बात कहने लगता है कि ईस्टर मैं जानता हूँ वो मिर्सी मेरी ही बच्ची है। क्यों तुम ये जिंदगी जी रही हो? चलो हम दोनों कहीं दूर चलते हैं मिर्सी को लेकर। मिर्सी मेरी बच्ची है। लेकिन ईस्टर रघु को मना करने लगती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिर्सी रघु की ट्यूशन में ही आती जाती रहती है। रघु अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते रहता है, उसकी फोटोज क्लिक करता, मिर्सी की बहुत ही केयरिंग करने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन ईस्टर रघु के पास आकर ट्यूशन फीस देने लगती है। रघु मना करने लगता है कि मिर्सी मेरी बेटी है, मैं क्यों ट्यूशन की फीस लूंगा। तभी इन दोनों की बातें वो मिर्सी सुन लेती है। पता चल जाता है कि इसका फादर सोलमन नहीं बल्कि रघु है। उस दिन से मिर्सी अपने माँ से बात ही नहीं करती। ईस्टर काफी सारी बार मिर्सी को समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो तो बच्ची है। अब फेस्टिवल की रात ईस्टर बहुत ही मायूस होकर अकेले ही चर्च चली जाती है प्रे करने के लिए। चर्च में प्रेयर करने के बाद ईस्टर दोबारा रघु से मुलाकात करके मिर्सी के बारे में बताने लगती है कि मिर्सी मुझसे बात ही नहीं कर रही। रघु यही बात कहने लगता है कि हम तीनों कहीं दूर चलते हैं। ईस्टर कहने लगती है कि नहीं रघु, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो ये सब कुछ सुनने के बाद भास्कर ईस्टर से पूछने लगता है तो फिर रघु ने अपना जुर्म क्यों कबूल कर लिया। ईस्टर कहने लगती है कि पता नहीं पापा, उसने अपना जुर्म कबूल क्यों किया, वो किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ गौतम उस रघु से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पर आता है। तो रघु भी अपने सारे बारे में गौतम को बताने लगता है। कहने लगता है कि मैं क्यों अपनी बच्ची को मारूंगा सर, वो मेरी बच्ची है मिर्सी। बात यह है कि पुलिस वाले रघु को अरेस्ट करके जबरदस्ती इसके ऊपर काफी सारे केसेस डालने की कोशिश की। अब बेचारा डर के मारे रघु उस जुर्म को कबूल कर लेता है। गौतम को उस रात क्या हुआ वो भी बताने लगता है। ईस्टर से बात करने के बाद रघु मिर्सी के पास आने लगा उसको समझाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी उस वक्त कोई मिर्सी के साथ अत्याचार कर चुका होता है। सोलमन बहुत रोते रहता है। रघु को यहाँ पर देखकर सोलमन इससे झगड़ा करने लगता है कि मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसी हाथापाई के दौरान सोलमन ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। रघु घबराकर वहाँ से भागने लगता है। यही चीज उस चर्च के फादर ने देखा था और उसी तरह उस वक्त भास्कर मिर्सी का सीपीआर कर रहा था घर के अंदर। इस तरह से रघु जो हुआ वो सारी बातें गौतम को बताने लगता है। अगर रघु अपने और ईस्टर के बारे में सच बताएगा तो सारी दुनिया को इन दोनों के बारे में पता लग जाएगा। तो इस केस में ईस्टर फंसना नहीं चाहता, इसलिए रघु इस जुर्म को कबूल कर लेता है। गौतम भी रघु को मिर्सी के बारे में सच नहीं बताता। खैर सुबह होने के बाद गौतम भास्कर से मुलाकात करके रघु के बारे में बताने लगता है और उसी तरह भास्कर भी कल ईस्टर ने जो बताया वो बताने लगता है गौतम को। ये दोनों समझ जाते हैं कि जिसका मतलब रघु असली कातिल नहीं है। असली कातिल तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। अगर असली कातिल पकड़ा जाएगा तो रघु को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से जब गौतम इस केस के बारे में सोचने लगता है तो इसको कुछ बातें खलकने लगती है दिमाग में। तो कंफर्मेशन के लिए गौतम दोबारा उसी चर्च के फादर जाकर पूछने लगता है कि फादर आपने प्रिंसी के पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया था कि उसके माँ बाप सही नहीं थे, क्या बताया था आपने? फादर कहने लगता है हाँ, मैंने सुना है कि उस प्रिंसी की माँ का अफेयर किसी और के साथ था, तभी वो प्रिंसी पैदा हुई। उसके बाद गौतम पहली जो बच्ची मिस हो गई ना उसकी माँ के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि आपकी बच्ची आपके हस्बैंड से ही पैदा हुई। यह सुनने के बाद ये औरत गौतम पर बहुत गुस्सा करने लगती है, लेकिन बाद में गौतम इस औरत को समझाने लगता है देखिए मुझे इस केस में एक छोटी सी लीड मिली है, अगर आप कंफर्म करोगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो बाद में ये औरत गौतम को सच बताने लगती है कि इसकी बेटी इसके हस्बैंड से पैदा नहीं हुई। बाद में गौतम भास्कर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि अब तक जो बच्चियां मिसिंग हुई वो अफेयर के जरिए से पैदा हुई। शॉकिंग बात यह है कि ये चीज उनके अलावा कोई भी नहीं जानता, तो हत्यारे को कैसे ये बात पता चली। उसी वक्त टीवी पर ये न्यूज आने लगती है कि जो रिसेंटली एक कंकाल मिला ना वो कंकाल
मिर्सी का नहीं है, डीएनए टेस्ट से पता चल चुका है। तो गौतम शॉक होकर भास्कर से पूछने लगता है, जिसका मतलब मिर्सी की डेड बॉडी अभी भी आपके पास है? भास्कर कहने लगता है, हाँ सर। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। उस रात जब भास्कर मिर्सी की डेड बॉडी को ले जा रहा था तो अपने किसी फ्रेंड को फोन करके एक छोटे बच्चे का कंकाल मांगने लगा। मतलब कुछ फिजियोथेरेपी करनी है, एनाटॉमी चाहिए इसको। तो वो बंदा भास्कर को कब्रिस्तान पर ले जाकर एक छोटे बच्चे की कब्र खुदवाकर उसका कंकाल भास्कर को दे देता है। बाद में भास्कर मिर्सी की लाश को लेकर वहाँ पर जाता है। वो अनजान बंदा भास्कर को वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल कट करने के बाद मिर्सी को फटाफट से साइड में लाकर उस जगह पर किसी दूसरे बच्चे के कंकालों को रख देता है। अब भास्कर ने डिसाइड किया था ना कि एक मेडिकल स्टोर ओपन करने वाला है, तो ऑलरेडी एक फ्रिज खरीद चुका होता है। मिर्सी की डेड बॉडी को उस फ्रिज में रख देता है। तो सच सुनने के बाद गौतम पूछने लगता है कि अगर ये बात उस हत्यारे को पता लग गई तो दोबारा मिर्सी की लाश को पूछेगा। तो सेम उसी तरह से वो अनजान बंदा भास्कर को फोन करके बहुत डांटने लगता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की। भास्कर भी कहने लगता है, हाँ मैंने तुमको धोखा दिया। वो बंदा कहने लगता है कि अगर तुम मिर्सी की डेड बॉडी को मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं किसी और को किडनैप कर लूंगा। एक्चुअली आज रात 2 गांव में एक फेस्टिवल चलने वाला होता है। गौतम और भास्कर समझ जाते हैं कि वो बंदा उन दोनों फेस्टिवल में जाकर किसी न किसी बच्ची को जरूर किडनैप करेगा। सो ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग गाँव पर जाकर उस हत्यारे को ढूंढेंगे। सो रात होने के बाद गौतम और भास्कर अलग अलग गाँव पर जाकर उस फेस्टिवल में बहुत ही थरोली चेक करते रहते हैं। सो बहुत देर होने के बाद गौतम भास्कर के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मुझे किसी पर भी शक नहीं हुआ और उसी तरह से कोई भी बच्ची किडनैप नहीं हुई। भास्कर भी यही बात कहने लगता है कि सर यहाँ पर भी कोई भी बच्ची किडनैप नहीं हुई। उसी वक्त वो हत्यारा भास्कर को फोन करके एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि उस बंदे ने गौतम की बच्ची को किडनैप कर लिया। भास्कर कहने लगता है कि तुम पुलिस की बच्ची को कुछ मत करो, मैं मिर्सी की डेड बॉडी को दे दूंगा, एड्रेस बताओ कहाँ पर आना है। उसके बाद गौतम और भास्कर के उस मेडिकल स्टोर पर आते हैं मिर्सी की डेड बॉडी को लेने के लिए। शॉकिंगली इस शॉप का लॉक ऑलरेडी खुला होता है। फ्रिज के अंदर देखने पर मिर्सी की डेड बॉडी मौजूद नहीं होती। गौतम भास्कर से ये बात कहने लगता है कि शायद उस हत्यारे को मिर्सी की डेड बॉडी के बारे में पता लग चुका था, वही मिर्सी को ले गया होगा और हमारे साथ खेल खेल रहा है। भास्कर कहने लगता है, नहीं सर, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लग सकता। मैंने बहुत ही केयरफुली मिर्सी की डेड बॉडी को यहाँ पर रखा। अगर मिर्सी उसके पास होती तो वो आपकी बच्ची को किडनैप नहीं किया होता। गौतम भास्कर से कहने लगता है कि आप बस ऐसे ही उस बंदे के पास जाओ, मैं बैकअप के लिए दूसरे पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता हूँ। बस आप उसके पास जाकर मिर्ची को देने का बहाना करिए, उससे पहले हम लोग आ जाएंगे। तो भास्कर उसी तरह से अपने घर पर आकर कुछ कपड़े वगैरह लिपेट लेता है और उसी तरह से अपने साथ कुछ हथियार भी रख लेता है। इस तरफ गौतम इंस्पेक्टर के पास आकर सारी सच्चाई बताकर बैकअप मांगने लगता है। इस तरफ भास्कर उस बंदे के लोकेशन के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर के बाद वो हत्यारा भी वहां पर आता है, अपने चेहरे पर मास्क पहनकर। भास्कर से कहने लगता है कि मिर्सी की लाश को देकर पुलिस की बेटी को ले जाओ। तो भास्कर वो जो कपड़ों का बस्ता उस बंदे को देते हुए चाकू निकालकर इसको स्टैब करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा भाप लेता है। भास्कर और इस बंदे के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। वो मास्क वाला बंदा भास्कर को बहुत मार पीट कर जख्मी भी कर देता है, लेकिन भास्कर बहुत ही मुश्किल से उस बंदे के चेहरे से मास्क हटाने पर भास्कर शॉक में रह जाता है। वो बंदा और कोई नहीं, इस गाँव में पहले जो बच्ची मिसिंग हो गई थी ना, उसका फादर होता है। एक दिन ये और उसकी पत्नी भास्कर के घर पर भी आए थे। इस बंदे का नाम होता है चंद्रा। मतलब उस रात यही चंद्रा मौके का फायदा उठाकर मिर्सी के पास जाकर अत्याचार किया। दूसरी तरफ गौतम और कुछ पुलिस वाले उस एरिया के पास आकर भास्कर को तलाश करते रहते हैं, वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। उसी वक्त भास्कर गौतम की वो बड़ी वाली टॉर्च लाइट लेकर हिलाने लगता है। मतलब गौतम ने भास्कर को अपना टॉर्च लाइट दिया था, जरूरत पड़ने पर इसको ऑन कर दो। तो टॉर्च लाइट देखकर सारे पुलिस वाले वहाँ पर भागने लगते हैं। अब ये देखकर वो चंद्रा भास्कर को बहुत मारने पीटने लगता है। भास्कर अपने साथ अपने डॉगी को भी लाया होता है। भास्कर को पिटता हुआ देख इसका डॉगी उस चंद्रा पर हमला करने लगता है, लेकिन वो चंद्रा भास्कर के डॉगी को भी मार देता है। कहने लगता है कि इसी कुतिये की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, इस कुतिये को उसी दिन मार देना चाहिए था। बात यह है कि उस रात चंद्रा मिर्सी के साथ अत्याचार करके उसको मारने के लिए कहीं पर ले जा रहा था, तो भास्कर का डॉगी इस चंद्रा पर भौंकने लगा। तो चंद्रा मिर्ची को वहीं पर रखकर ये जंप लगाकर भाग गया। अब प्रेजेंट पर भास्कर बहुत गुस्सा होकर इस चंद्रा को बहुत मारने पीटने लगता है कि तुमने मेरे डॉगी को मार दिया। उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आकर इस चंद्रा को हिरासत में लेने लगते हैं। वहीं पर उस गौतम की बेटी भी होती है। चंद्रा को पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताने लगता है। एक्चुअली ये चंद्रा एक हॉस्पिटल में काम करता रहता है। जो भी लड़की या औरत इसके पास आती टेस्ट करवाने के लिए उससे छेड़खानी करने लगता, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ना हो इसीलिए
छोटे बच्चों को ट्राई करने लगा। दूसरों के राज पता करना इसको बहुत ही अच्छा लगता है। ये जब जब किसी दूसरे गांव पर जाकर काम करने लगता है, वहाँ के ब्लड सैंपल्स लेकर DNA टेस्ट करने लगता है। इसी से इसको ये बात पता चलती है कि किसकी बच्ची अफेयर के साथ पैदा हुई। ऐसे ही बच्चों को सिलेक्ट करके फेस्टिवल की रात को उन बच्चों को किडनैप करके अत्याचार करने लगता है। बाद में उन बच्चों को मार के किसी खेते के पास ले जाकर उनकी डेड बॉडी को जलाते रहता है। तो इसी दरमियान में चंद्रा को ये बात पता चली कि इसकी बच्ची इसकी नहीं है, तो बहुत गुस्सा होकर उस बच्ची के साथ भी अत्याचार करके मार दिया था 3 साल पहले ही। अब उसी पुलिस स्टेशन में भास्कर भी बैठा होता है। मिर्ची की डेड बॉडी के बारे में सब कुछ सच बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मिर्ची की डेड बॉडी कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता, मिस हो चुकी है। सच जाने के बाद इस्तर भास्कर को बहुत मारने पीटने लगती है कि तुमने मेरी बच्ची की डेड बॉडी को क्यों नहीं दिया। डेड बॉडी को छुपाने के जुर्म में पुलिस वाले भास्कर को भी गिरफ्तार करने लगते हैं। अब कुछ दिन जेल की सजा काटकर भास्कर रिलीज भी हो जाता है। गौतम भास्कर से कहने लगता है कि सर, अगर आप उस रात मिर्ची की डेड बॉडी को छुपाया नहीं होता तो वो चंद्रा अभी भी बच्चों को किडनैप कर रहा होता। आपने जो किया सही किया। आप उस मिर्ची के बारे में भूल जाइए, आप गिल्टी नहीं हो। भास्कर घर आने के बाद राहुल को देखता है जो धीरे धीरे ठीक होते रहता है। इस तरह भी जब जब राहुल को देखने के लिए इसके पास आती जाती रहती है, लेकिन भास्कर से आनंदी से बात ही नहीं करती। फाइनली एक शॉकिंग बात पता चलती है कि राहुल ने होश में आने के बाद एक चीज देखा, वो ये कि आनंदी उस मिर्ची की लाश को फिर से बाहर निकालकर अपने नए घर के गार्डन में दफना दिया। इस तरह से फाइनली ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।